कविता मुंबई के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह श्रृंखला आधारित होगी वरिष्ठ रचनाकारों से बातचीत पर। यह कोई विषय विशेष पर केंद्रित इंटरव्यू जैसी चीज नहीं होगी। इसमें वरिष्ठ जो लेखक या कवि हैं उनका समग्र जीवन इसमें रिफ्लेक्ट होगा, उनका सामाजिक जीवन, एकेडमिक लाइफ या फिर कार्य क्षेत्र उनका जो है, और निश्चित ही साहित्य क्षेत्र के उनके अनुभव तो इसमें शामिल होंगे ही। तो और ये सारे अनुभव जो है निश्चित ही जो युवा श्रोता या दर्शक होंगे उनके लिए उपयोगी होंगे। आज इस पहली कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं वर्तमान समय के वरिष्ठतम हिंदी साहित्यकारों में से एक आदरणीय श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव जी। आप मूलतः इलाहाबाद के हैं लेकिन अब मुंबई के स्थायी निवासी हैं। आप 1971 बैच के अधिकारी रहे भारतीय राजस्व सेवा में और 2006 में चीफ कमिश्नर के तौर पर यहाँ मुंबई से ही रिटायर हुए। बहुत बहुत स्वागत है विनोद कुमार श्रीवास्तव सर। मेरा ख्याल है बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें और शुरुआत आपके बचपन से ही की जाए, जो परिवेश आपको मिला, जहां आप पले बढ़े, और फिर धीरे धीरे बातचीत के साथ ही आपका फर्दर जो इंट्रोडक्शन है वो अनफोल्ड होगा ही। स्वागत है विनोद सर। धन्यवाद प्रशांत जी। इलाहाबाद जिले में मांडा एक जगह है, रियासत पुरानी रियासत है जी, जिसके अवशेष अभी भी वहां हैं। वहां उस रियासत के बंटवारे में कोसड़ा कला के नाम से, अच्छा, विंध्य पर्वत श्रेणियों में है कि किनारे बसा है मांडा। उसी किनारे किनारे उनकी जमींदारी थी। तो मेरा परिवार कुछ पुश्तों पहले मांडा से शिफ्ट होकर के कुसड़ा कला चला गया था। जी, हम लोग वहीं के रहने वाले थे और मेरी पैदाइश इलाहाबाद शहर के कमला नेहरू अस्पताल में हुई। आजादी आने में करीब 9.5 महीने बाकी थे। जमींदारी और शेष थी अभी, और कुछ वैसी व्यवस्थाएं भी चल रही थी। जब महात्मा गांधी ने कमला नेहरू अस्पताल का शिलान्यास किया था और बंबई से ही शायद डॉक्टर सामंत गई थी वहां पे उस अस्पताल को चलाने। उन्हीं की देखरेख में मेरी पैदाइश हुई। मेरी बचपन की पढ़ाई कुसड़ा और मांडा से सटे हुए कस्बा भारतगंज में हुई थी, जहां 1942 की मूवमेंट के समाप्त होने के बाद मेरे पिताजी भूमिगत से सामने आए थे और उन्होंने एक स्कूल खोला था दर्जा 6 से लेके 10 तक। और उस कस्बे में एक दर्जा 5 तक एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, जहां मेरी पढ़ाई की शुरुआत हुई। लेकिन बहुत जल्दी ही मुझे गांव शिफ्ट कर दिया गया, जहां की प्राइमरी स्कूल कोई खास व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ एक ठाकुर साहब के बैलों के चरने की चरनी थी, बांधने की। उसी में स्कूल के नाम पर आदिवासियों के लिए कुछ पढ़ाई की व्यवस्था की गई थी। तो वो क्षेत्र आदिवासियों का था और ज्यादातर कोल और मुसहर, कुंबी, पासी, ये जातियां वहां रहा करती थी। कुसड़ा एक विचित्र ढंग से बसाई गई जमींदारी थी, जिसमें हर जाति को अलग अलग स्थान दिया गया था, जिससे जातीय संघर्ष कम हो। इस बैकग्राउंड में मेरा जीवन शुरू हुआ और दर्जा 5 तक तो मैंने गांव के स्कूल से किया। 6 से उस कस्बे में आ गया, जो स्कूल में जो मेरे पिताजी ने
शुरू किया था। जी। तो पिताजी के पास कोई साधन नहीं था और कोई किसी सेठ की बैकिंग भी नहीं थी। तो बहुत ही संघर्षपूर्ण दिन थे वो, स्कूल के लिए भी और उनके विद्यार्थियों के लिए भी। लेकिन भला हो, उस समय के अध्यापकों का जी जान से उन्होंने स्कूल की स्थापना की, और उस क्षेत्र में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो कभी न कभी उस स्कूल के छात्र रहे हैं। मेरे पिताजी शायद पहले ग्रेजुएट थे उस पूरे क्षेत्र में, और दूसरे हुए राजा मांडा श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। दोनों करीब करीब समकालीन थे। और ये, लेकिन पिताजी ने अपना पूरा जीवन आदिवासी शिक्षा के क्षेत्र में ही लगाया। इस तरह से शुरुआत हुई। बाकी उस समय की विशेष घटनाओं में तो, या बाय द वे, बातचीत में कभी आपने बताया था कि पिताजी भी आपके लेखक थे, संपादक भी थे। पिताजी, हाँ, स्कूल खोलने के पहले इलाहाबाद में थे तो वो कथाकार के रूप में जाने जाते थे। उन्हें कुछ सम्मान भी मिला था। और इलाचंद जोशी जी के साथ वो पत्रिका जो निकलती थी इलाचंद जोशी जी की, उसमें सहयोग देते थे। फिर एक अखबार हिंदी का निकलता था, उसमें भी काम करते थे और अपनी पढ़ाई भी करते थे। तो जब स्कूल खुला तो फिर भारतगंज के ही बन के रह गए और पूरा जीवन वहीं निकाल दिया उन्होंने करीब करीब। इलाहाबाद में शायद धर्मवीर भारती जी के साथ भी कुछ, ये धर्मवीर भारती जी, जगदीश गुप्त जी, पिताजी सब क्लास फेलोज थे। अच्छा। और धर्मवीर भारती भी इलाचंद जोशी जी को मदद करते थे, पिताजी भी करते थे। और पिताजी गांव शिफ्ट हो गए, ये लोग शहर में ही रहे। तो उस क्षेत्र की शिक्षा में पिताजी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और मुझे तो 50 साल तक जो भी मिलता था उस शिक्षण से पता लगता था पिताजी का विद्यार्थी रह चुका है। अभी भी एक आध दो बूढ़े मिल जाते हैं बम्बई में तो पिताजी को अध्यापक के रूप में याद करते हैं। बाकी पढ़ाई लिखाई मेरी ठीक ठाक चल रही थी। एक दो कठिनाइयां जरूर हुई जिन्होंने मेरा एक, जिसको कहते हैं, शेपअप होने में मदद की। कुछ तो मुझे एक जो हिंदुस्तान का नेचर है, एक जातीय संघर्ष झेलना पड़ा। छुटपुट घटनाएं हुई, कभी इम्तिहान में किसी विषय में फेल कर दिया जाना, कभी कुछ कर दिया जाना, इसके पीछे जातिगत द्वेष है, ये सब चुभता था। ये कायस्थों का ये हाल था, तो फिर डाउन ट्रॉडन जो है उनका क्या? नहीं, डाउन ट्रॉडन को तो आगे बढ़ने देना बर्दाश्त ही नहीं था लोगों को, और यही संघर्ष का विषय था। मेरे ज्यादातर दोस्त जो थे वो आदिवासी थे और उनके लिए लड़ना झड़ना पड़ता था। एक दो घटनाएं बताएं आपसे। दर्जा 7 में पढ़ता था, एक बड़ी फूहड़ घटना हुई जिसने मेरे सामने ऐसी समस्या खड़ी कर दी जिसका कोई मतलब ऐसा नहीं था उदाहरण रहा हो कि मैं उसको देख करके चल पाऊं। हमारे कस्बे में एक रामनाथ नाई थे, उनका लड़का पढ़ता था मेरे साथ। अच्छा सुंदर देखने में, गाने में गाता था, और मजे की बात कि वो रामलीला में सीता बनता था। मुझे अभी भी बचपन का उसका गाना का एक दो लाइनें याद आती हैं कि हे पार्वती हे दयावती, दीनों की माता तुम ही तो हो। वो जाके वाटिका में प्रार्थना कर रही है कि राम से उसका विवाह हो जाए। तो वो जो
लड़का था क्लास फेलो, बड़े ऊंचे स्वर में गाता था, हम लोग उसको चिढ़ाते भी थे, लेकिन अच्छा दोस्त था। उसके पिताजी बाल काटने आते थे, धीरे धीरे उन्होंने अपने को सीमित कर लिया था एक दो घरों में। वो पिताजी के बाल काटते थे, एक दो लोगों को और बाल काटते थे। उनका एक ही शौक था, अखबार पढ़ना, और पूरे एरिया में अखबार एक ही जगह आता था, वो मेरे घर आता। वो आके अखबार पढ़ते थे, गप लड़ाते थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने नोटिस नहीं किया कि तुम्हारा क्लास फेलो कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले तुम ही मिलो, मुझसे तो कुछ कहता नहीं। मैं जब उनके घर गया तो एक कोठरी में उस लड़के ने अपने को बंद कर रखा था, और बहुत ही रोना गाना गिड़गिड़ाना, बहुत फुसलाने पर उसने कहा कि मैं गणित मास्टर साहब से पूछने जाया करता था शाम को, उन्होंने मेरे साथ बहुत दुष्कर्म किया है और मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं नहीं आगे पढ़ूंगा। इकलौती संतान था रामनाथ का। अच्छा। और बड़ी विकट परिस्थिति मेरे सामने थी कि उसने मेरे अंदर कन्फाइड किया। अब उसको उस स्थिति से निकाला कैसे जाए, यह एक दर्जा 7 में पढ़ने वाले लड़के के लिए बड़ी मुश्किल का काम था। और विषय ऐसा था कि मैं किसी से कंसल्ट ही नहीं कर सकता था। जी। उस समय सोचते सोचते पता नहीं क्यों एक बात दिमाग में सूझी कि अपनी, महात्मा गांधी का सेंटेंस था, अपनी कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लो। और मुझको यही समझ में आया कि इस कमजोरी को हथियार एक ही तरीके से बनाया जा सकता है, इसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाए और इसके खिलाफ लड़ा जाए। दूसरे दिन स्कूल खुला तो मैं प्रिंसिपल साहब यानी पिताजी से मिलने गया, जिन्हें मैं स्कूल में प्रिंसिपल साहब और सर कहा करता था। और जैसे मैंने कहा कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, उनको बड़ा विचित्र लगा। उन्होंने कहा बताओ, नहीं सबके सामने बताओ। वो मास्टर साहब भी वहीं बैठे थे, मैं उनके सामने संकोच के मारे बता नहीं पा रहा था। मैंने इतना कहा कि साहब ये द्विवेदी मास्टर साहब ने इसके साथ बहुत दुष्कर्म किया है। क्या किया है? चिल्लाए के पिताजी। और इसके पहले कि मैं कुछ इशारे से बताऊं, उनको लगा मैं बहुत अभद्र हो रहा हूँ, उन्होंने मारना शुरू किया। तो ये अच्छी खासी पिटाई हो गई। उसके बाद प्रिंसिपल साहब ने अपने लड़के को मारा है, ये पूरे स्कूल में बात तो सबके सामने थी। जी जी। घर पहुंचा तो पिताजी और माताजी ने मिल के मारा मुझे। अफसोस मेरा लड़का जो है इतना गंदी गंदी बातें करता है। और जाड़े के दिन थे, मुझे मार के घर से निकाल दिया गया रात में। ये तो कहिए उस समय मेरे पिताजी की दादी जिंदा थी, वो आई हुई थी। तो उसने अपनी रजाई लेकर के रात में सड़क पर बैठ करके उसको अपने पास ले लिया, बिना कपड़ों के। मैं दर्जा 7 का विद्यार्थी, नंग धड़ंग उसकी शरण में पड़ा रहा, क्योंकि दादी ने भी मना कर दिया था कुछ खाने पीने से। तो घर के अंदर फिर एंट्री मिली, कपड़े पहने, और जो स्कूल आए तो मैंने प्रार्थना सभा में ये बाद लड़कों के नाम पुकारे जाते थे, किसने क्या गलती की, उनकी सजा तय होती थी। तो लोगों ने, किसी की साइकिल चोरी हो गई, किसी का बस्ता चोरी हो गया, यही सब चलता था। जी। मैंने हाथ उठाया कि मुझे भी शिकायत करनी है। अब कह के मैं आगे बढ़ा लाइन से, तो और इस मुंह खोला ही था, तनादन पिताजी शुरू हो गए, ट्रेनिंग शुरू हो गई। और उस ट्रेनिंग में मैं गिर गया मैदान में। प्रार्थना सभा समाप्त हुई, लड़के अपने अपने क्लास में गए, लेकिन मेरी कक्षा दर्जा 7 के लड़के अपने क्लास में नहीं गए। हम लोग दिन भर वहीं पड़े रहे, आंगन में स्कूल के, जहाँ प्रार्थना होती। एक दिन बीता,
यही दूसरे दिन बीता, यही तीसरे दिन बीता। तीसरे दिन की मार खाने के बाद एकाएक मास्टर साहब ने घोषणा की कि वो इस्तीफा देकर के जा रहे हैं। और वो इस्तीफा दे करके और उन्होंने हाथ जोड़े और चलने लगे। मैं उठा, मैंने उनके पैर छुए कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया हम लोगों को, लेकिन ये जो अन्याय था इसका कुछ न कुछ तो होना था। जी। इस घटना ने मेरे और पिताजी के बीच में काफी अंतर डाल दिया। न वो जो करने को तैयार थे, वो कहते थे कि नहीं, मेरा बेटा इन सब चीजों में नहीं पढ़ सकता, और मैं कहता था, मेरा कहना था कि जो अन्याय हुआ है इसका प्रतिकार तो किसी न किसी तरीके से करना ही होगा। और ये संघर्ष जब शुरू हुआ तो ये एक घटना ने बहुत इम्पैक्ट डाला मेरे ऊपर। जी। तो दूसरी घटना नेक्स्ट ईयर 7 में हो गई। दर्जा 8 में जो कस्बे के लड़के थे, हमारे घर के पास एक गर्मी के दिन थे, एक वैद्य जी थे जो गर्मियों में बर्फ के से बनी हुई चीजें बेचते थे और लस्सी वगैरह बेचते थे। तो उन दिनों वो छोटी कुल्हड़ जो है 4 आने की और बड़ा कुल्हड़ 8 आने की लस्सी बेचा करते थे। तो 4-5 लड़के थे जो जिन्होंने हमको पहले लस्सी पिलाई थी। तो मेरे मन में आया कि मुझे भी पिलानी चाहिए। हेडमास्टर साहब या प्रिंसिपल साहब का बेटा होने के नाते बहुत दिन पी लिया। मैं दौड़ा दौड़ा पिताजी के पास गया उल्लसित होकर के, लड़के नीचे आ गए हैं, मुझे पैसे दीजिए। कैसे पैसे? उन्होंने कहा मुझे 5 रुपए दीजिए, मुझे लस्सी पीनी है और दोस्तों को पिलानी है। उन्होंने एक थप्पड़ मारा कि पैसे हराम के आते हैं। मैं तो हाथ फैलाए हुए था और मिला थप्पड़। मैं नीचे नहीं गया, लड़कों ने इंतजार किया होगा, चले गए होंगे। मैं रोता रहा और जब माँ फुसलाने आई तो मैंने कहा, माँ खाना तो खाऊंगा, भूखा तो जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन आज से पिताजी से एक पैसा स्वीकार नहीं करूंगा। और ये चलता रहा करीब करीब। जब नौकरी लगी तो सोचिए दर्जा 8 और कहा सन 71 में नौकरी। तब तक मैंने पिताजी से पैसे स्वीकार नहीं किए। घर से जो खाना मिलता था वो मेरे लिए काफी था, और जो थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप मिल जाती थी बचा के रखता था। और सालाना पूरे घर के परिवार के हर मेंबर को 2 जोड़ी कपड़े मिलते थे गांव में ग्रैंडफादर से। वो मेरा साल भर के लिए काफी होता था। जी। और रोज धोना, रोज प्रेस करना, रोज पहनना एक नियम था। ये दिनचर्या में शामिल था। नहाना, कपड़े साफ करना, नहाना, सुखाना, शाम को उनको प्रेस करना, सुबह से फिर वही। और मैं लाइब्रेरी से का इस्तेमाल तो उस समय दर्जा 8 में होता नहीं था। जो कुछ टेक्स्ट बुक थी वो सीनियर्स से पुरानी मिल जाती थी, और ये परंपरा थी उस समय सीनियर्स अपने जूनियर्स को अपनी टेक्स्ट बुक्स, अपनी कॉपियां दे दिया करते थे। उसी से काम चलता था। जब नौकरी में पहली तनख्वाह मिली तो मेरी माँ की चिट्ठी आई, बहुत ही गड़बड़ हिंदी भाषा में, कि बच्चे जब नौकरी में आते हैं तो माँ बाप को कुछ देते हैं, तो मैं चाहती हूँ तुम नौकरी पर आ गए हो, तुम अपने पिताजी से पैसे मांगो। माँ का आदेश था, तो पिताजी से कुछ चिट्ठी लिखी मैंने, एक नकली डिमांड क्रिएट करके कि मुझे यहाँ मसूरी में कपड़े सिलवाने हैं, मुझे 1000 रुपयों की जरूरत है।
पिताजी माँ बताती, पिताजी उस पर चिट्ठी को पा के दिन भर रोते रहे और 1,500 रुपये भेजे। तो वो एक वन टाइम ट्रांजैक्शन हुआ मेरा उनका। उसके बाद मैंने पैसा स्वीकार नहीं किया। और इस घटना के बाद घर में कोई भी आता था वो मेरे हाथ पे पैसा रखते हुए ले सकता था, क्योंकि मैं स्वीकार नहीं करता था। ये दूसरी घटना जो है विशेष घटी। उसके बाद तो फिर हाई स्कूल किया, वहाँ साइंस था नहीं तो आर्ट्स से हमने हाई स्कूल किया था। पिताजी को शौक चढ़ा कि नहीं साइंस में पढ़ना पड़ेगा, तो उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ इंटर में मुझे भर्ती करा दिया। मैथ्स और केमिस्ट्री से मुझे बहुत चिढ़ थी, एलर्जी जैसी थी। बड़ी मुश्किल से पास हुआ। बीए में मेरा सेकंड क्लास हो गया, सॉरी इंटरमीडिएट में सेकंड क्लास हो गया। बहुत रोया मैं, लेकिन पिताजी नहीं माने। पैसा लेता नहीं था, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि उनका कहा हुआ टाल जाए। इंटरमीडिएट के बाद क्रिश्चियन कॉलेज में ही डिग्री सेक्शन में 2 साल बीएससी पार्ट 1 में जब मैथ्स और केमिस्ट्री का पेपर आता था तो मैं इम्तिहान ही नहीं देता था। 2 साल बर्बाद करने के बाद सारे रिश्तेदारों नातेदारों का धिक्कार सहने के बाद मैंने बीए ज्वाइन किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। मुझे अभी भी याद है, बीए में मैंने अंग्रेजी, हिंदी और प्राचीन इतिहास ये 3 विषय लिए थे। इसमें अंग्रेजी हिंदी बहुत ही लो स्कोरिंग माने जाते थे। पिताजी का कहना कि गधे ने ऐसे सब्जेक्ट ले लिए हैं कि 45% भी नहीं आएगा। 45% आ जाता तो एजी ऑफिस में लड़की मिल जाती। उन दिनों इम्तिहान नहीं होता था, 45% पे एजी ऑफिस में लोग एलडीसी हो जाया करते थे। बहरहाल चूंकि हमारी बोलचाल बंद थी, फीस लेता नहीं था उन दिनों। उसके बाद इलाहाबाद आने के बाद मैंने कभी न कोई कॉपी खरीदी, न किताब खरीदी, न पेन खरीदी। और कपड़े 2 कपड़े जो हर साल मिलते थे ग्रैंडफादर से, उन्हीं में से काफी कपड़े इकट्ठा हो गए थे। बस एक ही इज्जत बची हुई थी कि मैं उन दिनों खेलने में लगा हुआ था। तो मैंने ऑल इंडिया जूनियर्स खेला, नेशनल सीनियर्स खेला, और खेलने में एक दादागिरी करते रहे जिससे कि आत्मसम्मान को बचाए रखें। वॉलीबॉल खेलते थे। हाँ, यूनिवर्सिटी टीम में जब मैं बीए ज्वाइन किया मैं, तो बीएससी में फेल होने के नाते यूनिवर्सिटी टीम का मैं एलिजिबल था, उसका मेंबर मैं ऑलरेडी था। तो यूनिवर्सिटी में मेरी कभी कोई रैगिंग नहीं हुई, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, और दिन कटने लगे। बीए पार्ट 1 का रिजल्ट निकला तो माँ को ले जाके मार्कशीट दिखाई। माँ ने पिताजी को दी। पिताजी ने कहा तो फौजरी लगती है। मार्कशीट को लेकर के रजिस्ट्रार के यहाँ पहुंच गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो रजिस्ट्रार ने डांट लगाई कि अखबार नहीं पढ़ा। 3 गोल्ड मेडल अनाउंस हुए हैं उसको। अच्छा। बहरहाल तब भी अपना जीवन बहुत बदलाव नहीं आया। उस पीरियड में खेल कूद, विद्यार्थियों की एक्टिविटीज, एक स्वतंत्र आदमी की तरह, जिसके कोई गाइड नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कुछ नहीं, जो समझ में आता था वो करता था। तो मैंने रशियन डिप्लोमा किया, फ्रेंच डिप्लोमा किया, खेलता रहा, सेमिनार सर्किट में बोलता रहा, आर्टिकल्स लिखता रहा, जो कुछ करता रहा। 24 घंटे को 48 घंटे बनाए रहता था। जी। और मेरे एक मित्र थे लक्ष्मीकांत गुप्ता, अभी भी हैं, उनका प्रेस है, वहां से कटिंग बहुत निकलती थी कागज की, वो मेरी कॉपियां बन जाती थी।
जितने अध्यापक थे, हर अध्यापक मुझे 4-4 किताब साल भर के लिए देता था, क्योंकि 8 किताब का उनका एट ए टाइम का कोटा होता था। मैंने कहा भाई 4 बदल के पढ़ते रहिए, 4 मुझे दे दीजिए। बुकेट मिलती थी तो स्टूडेंट्स, नेता लोग तो पढ़ते नहीं थे, मैं उनको लिस्ट दे दिया करता था कि ये किताबें तुम ले लो और मुझको दे दो, साल के अंत में लौटा देना। वो बाकायदा ले लिया करते थे। मेरे घर में किताबों का अंबार लगा रहता था। मैं नोट्स और कुंजी कभी पढ़ता नहीं था, तो ओरिजिनल किताबें पढ़ना, नोट्स बनाता नहीं था। दिमाग में जितना रिटेन कर सकता था वही मेरी पूंजी हुआ करती थी। लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन कभी कभी किताब में निशान नहीं लगाता था, किताब के पन्नों के बीच में कुछ कागज फंसा दिया करता था कि याद के लिए इस जगह, इस पेज पे यहाँ फिर देखना पड़ेगा। इस हिसाब से बीए किया। बीए में मैंने हिंदी में सबसे अधिक मार्क्स थे, हिस्ट्री में सबसे अधिक मार्क्स थे, अंग्रेजी में रिटन में सबसे अधिक मार्क्स थे, लेकिन वाइवा में मुझे 0 कर दिया गया। उसका एक जातीय कारण था। एक प्रोफेसर साहब थे, वही मेरा वाइवा लेने पहुंच गए। सेमिनार सर्किट में उनकी बॉक्सर पिटाई हो जाया करती थी, तो वो मुझसे चिढ़ते बहुत थे, वो चिढ़ वहां निकाली। खैर, अब वो नहीं है दुनिया में तो उनके बारे में क्या कहा जाए, लेकिन ठीक है। और वो मशहूर थे, प्रेमचंद के ऊपर क्रिटिसिज्म लिख करके मशहूर हुए थे, लेकिन जब हिंदी आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने हिंदी का बड़ा विरोध किया था। अच्छा। मेरी उनकी बड़ी तनातनी हो गई थी। और गोपाल रेड्डी गवर्नर थे, तो उनका मैंने घेराव किया था इस विषय पर। तो वहां पे डिसिप्लिनरी कमेटी में वो थे जिन्होंने मुझको यूनिवर्सिटी से निकालने तक की कोशिश की। बहरहाल वो भी चल गया। एमए ज्वाइन करने गया तो सोचा हिंदी में एमए कर लेते हैं, अंग्रेजी में तो करूंगा नहीं, वहां तो वो लोग बैठे हुए हैं। अच्छा। तो हिंदी में प्रोफेसर उमाशंकर शुक्ल उस समय हेड हो गए थे राम कुमार वर्मा जी के बाद। उन्होंने पता नहीं क्या सूझा, उनसे मुझको बुलाया, मेरा फॉर्म देखा और कहा कि बेटा अच्छे बच्चे हिंदी से एमए नहीं करते, यही उनका सेंटेंस था। जाओ कोई दूसरा विषय ले लो, कंपटीशन वगैरह में काम आएगा। अंग्रेजी मुझे करना नहीं था, हिंदी मुझे करने नहीं दिया गया, तो मैं चला गया एंशिएंट हिस्ट्री में। एंशिएंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी ग्रुप में चला गया। वहाँ एमए प्रीवियस रिजल्ट निकला, दुर्भाग्य से मेरा प्रथम स्थान था। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट नाराज हो गए कि उनसे बिना पूछे मेरी हिम्मत कैसे पड़ी बात करने की। हाँ, उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे पता नहीं क्या क्या कहा, गुंडा बदमाश तमाम चीजें। बहरहाल मैं खेलने में अपना सारा गुस्सा खेल पे निकाल लेता था जी। और बहुत सारे दोस्त जो हाई स्कूल भी नहीं पास कर पाते थे वो भी थे, जो अच्छे पढ़ने में थे वो भी थे, जो बीच वाले थे वो भी थे। एक हुजूम था दोस्तों का, उसी में कट जाया करता था। तो ले दे करके ये हुआ। फिर एमए फाइनल के एग्जाम में काफी क्राइसिस झेलनी पड़ी। एक जाड़े की रात थी, मैं 3-4 महीने खेल खाल करके वापस शहर आया था, तो डॉक्टर बीनेश यादव का मैसेज मिला कि उससे कहो कि रात में आके मुझसे मिले। रात में उनके घर गया साइकिल चलाता हुआ, तो उन्होंने लाइट ऑफ कर दी, अंधेरे में कहा बेटा तुम इस साल एमए का इम्तिहान मत दो। क्या हुआ? बोले आदेश हुआ है कि तुम्हारे 5 पेपर्स इंटरनल हैं, बाकी एक्सटर्नल हैं। अच्छा। इन 5 पेपर्स में तुम्हारे 20-20 नंबर कम कर दिए जाएंगे तुम्हारे कॉम्पिटिटर से। मेरे कॉम्पिटिटर एक पुरुष थे ब्राह्मण और एक महिला थी ब्राह्मण। तुम मत ध्यान दो, नहीं तुम इस साल अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाओगे। अच्छा। हमने कहा इम्तिहान नहीं दूंगा तो फिर उसके बाद पोजीशन कितनी भी हो गिनी नहीं जाएगी। नंबर 1, नंबर 2, अगले साल ये जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है यही हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहेंगे, कोई फौत तो फरमा नहीं जाएंगे ये। और तीसरे मैं किसी और विषय से मैं करूं तो वहां भी कोई ना कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, इसके अपने चहेते होंगे। और हाँ, आज जब मैं देख ही रहा हूँ कि बिना हेड ऑफ डिपार्टमेंट के परमिशन के कोई मेरिट में आगे बढ़ नहीं सकता। तो मुझे तो एमए पास करना है, 2 साल पहले बर्बाद कर चुका हूँ, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। फिर जाओ बेटा।
वही किया उन्होंने, 100 नंबर कम कर दिए 5 पेपर से। इत्तेफाक देखिए कि दो एक्सटर्नल पेपर्स, एक साउथ ईस्ट एशिया पर और एक इंडियन हिस्ट्री पर, जो बाहर गए थे उसमें इतने नंबर मिल गए कि एमए प्रीवियस के 21 नंबर की लीड एमए फाइनल में होते होते टोटल 40 की लीड हो गई, जो आर्ट्स की बहुत बड़ी लीड मानी जाती थी। प्रोफेसर साहब ने फिर कहा कि नहीं, तुम इसको रिसर्च करना। हमने कहा करना ही है, क्योंकि उसमें 350 रुपये महीने मिलते हैं। तो मुझे तो पैसों की जरूरत है, मैं तो ज्वाइन करूंगा ही। तो उन्होंने अपने अंडर में रख लिया, तंग करना शुरू किया। एमफिल वाली रिसर्च? नहीं, पीएचडी के लिए। पीएचडी? अच्छा। यूजीसी फेलोशिप। जी। उसके बाद उसी समय मेरी सिस्टर को कैंसर हो गया, और मैं सब कुछ त्याग करके, आगे का कैरियर, पढ़ाई लिखाई सब कुछ त्याग करके सिस्टर को लेकर के अनजाने शहर दिल्ली में आ गया, एम्स में उसका ट्रीटमेंट कराने। और 2 साल मैं दिल्ली में फुटपाथ पे पड़ा रहा। एक रिश्तेदार के घर गया था, लेकिन बड़ी बेइज्जती से वहां से निकलना पड़ा था। ये सोच के गया था कि उनके ऊपर हमारे खानदान के, हमारे पिताजी के बहुत एहसान है, लेकिन वो उनकी पत्नी ने मान नहीं रखा और बहुत दुर्गत की। मेरी माँ साथ थी, उनकी बहुत दुर्गत की, तो माँ को तो गांव भेज दिया वापस। अकेले पड़ा रहा, 2 साल तक रहा। उम्र खत्म हो रही थी सरकारी नौकरी की। डॉक्टर कहते थे सिस्टर की 1 दिन में से लेके 6 महीने में कभी भी डेथ हो सकती है। इसी ऊहापोह में सड़क पर रात में लेटा हुआ तारे गिनता रहता था। बरसात होती थी तो बड़े मुश्किल से जगह मिलती थी छिपने की। एक कंबल था, एक चद्दर था मेरे पास, वही मेरा सब कुछ था। बहरहाल सिस्टर ने एक दिन बड़ी खराब अवस्था में कहा कि तुम क्या खाओगे मेरे मरने के बाद, तो तुम इम्तिहान दे डालो यूपीएससी का। तो उन्होंने कहा बकवास बंद करो बेटा, 100 रुपये में खामखा लगेंगे। और मैंने तो एक दिन अखबार भी नहीं पढ़ा है 2 साल से जी। तो 100 रुपये खर्च कर दो, दे डालो। यूपीएससी का? हाँ, उसकी जिद में आके यूपीएससी का फॉर्म भर दिया और भूल गया। जी। डॉक्टर से पूछा कि मैं सेंटर कब भरूं, बोले कब इम्तिहान है, तो बताया कि इतने महीने बाद। बोले तब तो सिस्टर की डेथ हो चुकी होगी, मैं इलाहाबाद सेंटर भर दूं। डेथ नहीं भरी, डेथ नहीं हुई। मैं इलाहाबाद सेंटर भरा था, एक टिकट लेके अनरिजर्व ट्रेन से जाता था, इम्तिहान देता था, दिल्ली लौट आता था। ऐसे करके इम्तिहान दिया। कोई देख न ले कि मैं भी अपियर कर रहा हूँ। 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में कर आगे भाग लेता था। जी। बहरहाल ईश्वरी कृपा कहिए, कुछ कहिए, उस समय करीब इम्तिहान देने में लगा कि मैं बेकार दे रहा हूँ। फिर कुछ लोगों ने परसों किया, जो फॉर्म भरे दिया है, सिस्टर की इच्छा है तो पूरा कर डालो। रिटर्न में मैंने आईएएस प्रॉपर से क्वालिफाई किया। अच्छा। इंटरव्यू में फिर 0 पकड़ा दिया गया, 400 में 8 नंबर। जातिवाद? कुछ अजीब था। वो जो यूपीएससी के चेयरमैन थे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से खफा थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मुझसे खफा थी। दोनों मिल के मुझे मार दिया। बहरहाल एक नौकरी लगनी थी, तो रिटर्न की बेसिस पे ये नौकरी लग गई। अच्छा अच्छा, आईआरएस? हाँ, उसी समय स्वामी विवेकानंद जी मेरे जो गुरु जी थे, बाद में जिनसे दीक्षा ली, उन्होंने सिस्टर को संभाल लिया। अपने पहलगाम में टेंट में ले गए और मैं अमरनाथ के दर्शन करने गया था उनके साथ। टेलीग्राम मिला मसूरी ज्वाइन करूँ, तो अमरनाथ से लगातार बिना रुके हुए मसूरी अकेडमी पहुंचा। नौकरी की शुरुआत हुई, फिर सिस्टर की डेथ हुई, कलकत्ता पोस्टिंग हुई, मेरठ पोस्टिंग हुई, यूं जिंदगी चल निकली। ये थे शुरुआती दिन। पिताजी कहानियां लिखते थे और शुरू में ही बचपन में समझा रखा था, दुनिया में बेटा कुछ भी करना, कहानियां मत लिखना, साहित्यकार मत बनना।
तो उनका कहा हुआ मैंने 42 साल की उम्र तक तो निभाया। 43वें साल में पता नहीं क्या खुजली उठी कि मैं कविता के क्षेत्र में आ गया। फिर जो हुआ वो आप लोग देख ही रहे हैं। तो ये रहा मेरी शुरुआती यात्रा के दिन। यानी 42 की उम्र में कविता लिखना शुरू किया आपने? हाँ। पिताजी कहानीकार रहे थे। तो अब मेरा ख्याल है अब आप चुनाव करें कि अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में बात करें या फिर कार्य क्षेत्र के बारे में। साहित्यिक यात्रा के बारे में हम क्या बात करें प्रशांत जी, कुछ समझ नहीं आता। जी, वैसे मैं दर्शकों को बताऊं कि आपके 3 कविता संग्रह हैं और एक उपन्यास भी आपका है, बहुत सी कहानियां भी आपने लिखी हैं और फिलहाल आप एक उपन्यास पर काम कर रहे हैं, आखिरी स्टेज में है, शायद जल्द ही आ जाए। मैं तो कहता रहता हूं आपसे कि आप पूरा करें उसको जल्दी से। प्लीज कंटिन्यू सर। साहित्यिक यात्रा में प्रशांत जी जो मेन इंग्रेडिएंट मैं देखता हूँ साहित्यकारों के बीच में, वो है प्रसिद्ध होने की लिप्सा। जो मोटिवेटिंग फैक्टर है वो है कि साहब बहुत ही मशहूर हो जाएंगे। क्योंकि मैंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में किसी को साहित्य के बेसिस पर धन कमाते हुए बहुत तो नहीं देखा, लेकिन यश के चक्कर में लोग पड़े रहते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। यशेश्वरा। हाँ, और न जाने क्या क्या करते हैं। ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे समझ में नहीं आता वो क्या करते हैं, लेकिन मैं कभी इच्छा नहीं हुई कि मैं ऐसा कुछ करूं। आज तक यही मैं उदाहरण दे सकता हूं कि आज तक अपना लिखा हुआ एक चुटका भी अपने से किसी को नहीं भेजा है। अच्छा, प्रकाशन के लिए, पढ़ने के लिए, किसी चीज के लिए। अच्छा, मांगा दे दिया, वो भी जब था तब, नहीं था तो हाथ जोड़ लिया। और लिखने के प्रति ऐसा कभी नहीं था मैं रोज लिखूं और टीवी खोलूं, टॉपिक मिले और इन 2 कविताएं 4 कविताएं लिख मारूं। उसके बाद जैसे लोग घोड़ा लेकर के अश्वमेध यज्ञ करने निकलते थे, वैसे मैं कविताएं और किताब लेकर के शहर शहर घूमूं। मेरा खुद का मानना था कि साहित्य के लिए साहित्यकारों से दोस्ती कोई बहुत अनिवार्य चीज नहीं है। जी। और वो बहुत कम प्रेरित करते हैं, हतोत्साहित ज्यादा करते हैं। फिर दूसरा जो विशेष बात ये थी कि मैं खेलकूद की दुनिया, सरकारी नौकरी की दुनिया और सामाजिक दुनिया के संघर्ष देख करके ये सोच के आया था कि साहित्य में कुछ सुकून मिलेगा। संवेदनशील लोग होंगे, इंसान होंगे अच्छे। यहाँ आकर के लगा कि ये तो और गरीब जगह है। जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए वो साहित्य में बम फोड़ते रहते हैं। जिन्होंने कुछ नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं लड़ी, सुविधाजनक ढंग से बगल के कोने से निकल गए, वो साहित्य में बहुत बम फोड़ते हैं, बड़ी क्रांति की बातें करते हैं, बहुत ऊर्जावान बने रहते हैं। और ये छंद तो मुझे आया नहीं। तो कुछ कभी कभी समझ में आता वो लिख लेता हूँ। अभी कोई बात लगी, हाँ, एक बार कोई चीज लिख लेने के बाद उस पर दोबारा नहीं लिखता मैं। तो आपको मेरी 2 कविताएं एक ही नेचर की नहीं मिलेंगी। हाँ, ये बात है, रिपीटिशन नहीं है। बस एक बार एक विषय में एक बात जो कहनी थी, जो मुझे लगा कि कहना चाहिए, वो कह दिया और ये चलता रहा। अब जहां तक छोटी छोटी घटनाओं का सवाल है, किस्सों का सवाल है, अच्छे लोग भी मिले, कुछ कम अच्छे लोग भी मिले, मतलबी लोग भी मिले, यार दोस्त भी मिले।
कुछ यार दोस्त अभी तक बने हुए हैं, कुछ लोगों ने फायदा उठाया और खिसक लिए। हम लोग क्या, गांव में कहावत है कि गजेड़ी यार किसके, दम लगाए खिसके। आप कहावतों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। आज 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 तक एक ही कहावत अभी तक आपने कही नहीं, तो इतनी देर में 3-4 अच्छी कहावतें आपसे तो सुनने को इसलिए साथ मिलता रहा, छूटता रहा, और धीरे धीरे करके अब 69 साल का हो रहा हूँ। एक साल में 80 का हो जाऊंगा। कोई पूछता है क्या कर रहे हैं, कहता हूँ क्या करूंगा, मौत का इंतजार कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, आप हाल लिख रहे हैं। लिखना कोई बहुत, मैंने लिखने को मैंने कोई इतना महत्व नहीं दिया कि भाई अपने को मैं कहूँ कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू इत्यादि इत्यादि। कवियों ने अपनी तारीफ इतनी कर रखी है कि किसी और की जरूरत नहीं है, और वो अपना अपना शक्ल आईना में देखते होते नहीं है। तो इसलिए महान कवियों की बिरादरी में बैठने का भी में मुझे सुख नहीं मिलता। दिल्ली में आप कुछ साल रहे, वहाँ निश्चित रूप से आप साहित्यिक सर्किल के अनुभव रहे होंगे। नहीं, जैसा सबका अनुभव था भाई, कोई मैं तो हर चीज में जाता था, देखता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, विद्वानों का संपर्क रहा, उनका 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 जीनियस भी देखा, उनका वाक चातुर्य भी देखा, उनकी जीवन की स्मार्टनेस भी देखी, और उनका सब कुछ देखा, और अपने कंक्लूजन निकालता अपने घर रहा। बाकी ये जरूर हुआ कि संगी साथी लोग मुझे बहुत ही विचित्र जीव मानते थे कि हर आदमी का, हर चीज का तुम जवाब क्यों दे देते हो और लड़ क्यों जाते हो। मतलब उसने कहता था लड़ाई तो मैं कोई खास करता नहीं। वो तो स्कूल से शुरुआत हो गई थी, जब आप पिताजी जो प्रिंसिपल थे। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि कोई एक भी घटना ऐसी नहीं है जहां मैं ये कह सकूं कि मजबूरन मैंने ये काम किया। डिपार्टमेंट के बड़े अफसरान का यह अफसोस मैं दूर नहीं कर पाऊंगा कि उन्होंने मजबूरन मुझसे कोई काम लिया। जो सही लगा वो जरूर किया, जो नहीं लगा नहीं किया। उसकी जो कीमत देनी थी दी, और उसका कोई अफसोस नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने कीमत नहीं दी वो कोई एवरेस्ट पर नहीं बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मैंने जो नहीं दी, मैं कोई रसातल में नहीं हूँ। थोड़ी भौतिक उपलब्धियां हो जाती हैं, बाकी कोई अचीवमेंट होता नहीं। बाकी इतना जरूर रहा कि रोजी रोटी चलती रही। 2 बेटे थे, उनकी पढ़ाई लिखाई हो पाई, उनका शादी ब्याह हुआ, वो अपने घरों में हैं। पत्नी ने काफी साल तक साथ दिया। 10 साल पहले उनका देहांत हो गया कैंसर में, और अब न कोई विशेष कोई चीज पाने की इच्छा है। डे टू डे लाइफ में उनका काफी रोल था, थोड़ा उस बारे में बताएं। बहुत सारा, मतलब हम लोग दोनों वी वर गुड फ्रेंड्स। अब इससे ज्यादा क्या कहूँ। उनकी रुचियां मेरी रुचियां मिलती थी। हम लोग सुबह अपने नाश्ता पानी खान पान निपटा करके बैठते थे। तो वो संस्कृत से एमए थी, इत्तेफाक से वो भी बहुत अच्छे विद्यार्थियों में थी। प्रथम स्थान उनका एमए में था। तो वो संस्कृत पक्ष संभालती थी, हम अपना हिंदी देखा करता था। दोनों मिल करके अपना कब करते हुए, कुछ लिखते पढ़ते हुए दिन काट लेते थे। अच्छे दिन थे, और सभी अच्छी चीजों की तरह अच्छे दिन भी बहुत दिन नहीं चलते, तो नहीं चले। जितना चले उतने बहुत अच्छे चले। बाकी 42 साल की उम्र में वैसे बताया कविता लिखना शुरू किया। शुरुआत में एक दो लोगों को दिखाया, नाक भौं से खोड़ते हुए उन्होंने उसको छापा भी, पता नहीं किस उम्मीद से।
जब उनकी प्रशंसा मिली तो सारा श्रेय भी लिया। अच्छा। और कई घटनाएं हैं जिसमें कि संपादकों से मेरा झगड़ा भी हो गया कि भाई तुम्हें इस शर्त पर मैं नहीं छापने दूंगा, एहसान मत करो, तुम्हारा काम है छापना, छापो, ना छापना मत छापो। शानी जी थे, वो मुझे बहुत लाइक करते थे, समकालीन भारतीय साहित्य के संपादक थे। उनसे शुरुआती भयंकर झगड़े से हुई थी, मारपीट नहीं हुई, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं, अच्छा हुआ क्योंकि आप तो वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे, तगड़े थे, तो ठीक ही हुआ। और ज्ञान रंजन से मुलाकात हुई, मुझसे अच्छी निभी। डॉक्टर नामवर सिंह थे, विश्वनाथ त्रिपाठी थे, केदारनाथ सिंह थे, भगवान सिंह जी थे, ये सब लोग अक्सर, मंगलेश थे, सब लोग अक्सर हमारे घर इकट्ठा होते थे दिल्ली के समय में। हाँ, काका नगर में। एक अच्छी शाम में गुजर जाया करती थी, लगता था चलो भाई साहित्य का यही प्रसाद है, यही बहुत है। बाकी यश कामना न तब थी न अब है। आपको मैंने बताया था कभी शायद कि 5 गोल्ड मेडल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आज तक लेने नहीं गया। हाँ, गोल्ड मेडल आपको बहुत मिला इलाहाबाद में, लेकिन मैं लेने आज तक नहीं गया हूँ। किसने लिए होंगे, क्या किए होंगे, पता नहीं। सर्टिफिकेट शायद। शादी के बाद पत्नी ने बहुत कोशिश की कि 1-2 रिट्रीव कर लें, सुना 1-2 रिट्रीव भी किए थे उन्होंने, लेकिन मैंने कोई रुचि नहीं दिखाई थी, वो भी थक गई मुझसे। एक दिन बड़े विश्वास के साथ एक बहुत बड़े आलोचक ने मेरी पत्नी से कहा कि तुम्हारा हस्बैंड बड़ा बिश्ता आदमी है, अगर इसको नोबेल प्राइज मिल जाएगी तो भी कुछ नहीं दिखेगा। बोलूंगा क्यों? बोले मैंने उसके बारे में लिखा, उसने थैंक यू नहीं कहा आज तक। अच्छा, समीक्षा लिखी होगी कुछ। हाँ, तो ये तो मुझे लोग हंस के बोलने बड़े, ये क्रिटिक लोग वसिया लेते हैं उनको। यहाँ वो लिख के बैठे हुए कि थैंक यू, मैंने कहेगा थैंक यू, तुमको लिखना था, मन किया लिखा, ना लिखते तो भी कोई बड़ी बात नहीं। उनको मैं ये नहीं समझा पाया कि वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। हाँ, सही बात है। बस बाकी बातचीत में छोटी मोटी बहुत सारी डिटेल्स हैं उनके बारे में, प्रशांत जी कहाँ तक बात की जाए कि, और उनका क्या होना क्या है उससे। नौकरी में अनेक अवसर ऐसे आए जब लगा कि नौकरी तो गई। अच्छा। और मेरी पत्नी की शादी की शर्त ही यही थी कि जिस दिन नौकरी चली जाए शिकायत नहीं करोगे। अच्छा। तुम पढ़ी लिखी हो, कोई नौकरी कर लेना, बच्चे पाल लेना, मैं अपने को पाल लूंगा। तो ये हमारी उनकी बेसिक शर्त थी। तो कभी घर के अंदर वो भय नहीं घुसा कि हाँ भाई नौकरी चली जाएगी। एक ही चीज का ख्याल रहता था कि मैं गलत कामों में न लग जाऊं या गलत का पक्ष न लूं। बाकी इतना बता दूं, मेरे मुझसे यंगर स्टाफ ने, मुझसे यंगर ऑफिसर्स ने मेरा बहुत साथ दिया। अच्छा। इतनी विश्वसनीयता थी आपस में कि मेरे एक कहे पर वो कुछ भी कर गुजरते थे, और ये बहुत बड़ा इनाम था मेरे लिए। जिस स्टेशन पर रहा, एक छोटी सी बात बताऊं, रिटायरमेंट का ईयर था, इलाहाबाद में था मैं। तो ऑल इंडिया इनकम टैक्स एम्प्लॉइज फेडरेशन है, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 का कंबाइंड। उनका सालाना उत्सव होता है, जैसे मिनिस्टर वगैरह आया करते हैं। अच्छा। तो उस साल उन्होंने इलाहाबाद में रखा। तो इलाहाबाद में तो कोई पावर सेंटर था नहीं। अच्छा। तो मिस्टर कुट्टी जो उनके जनरल सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया, वो मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आए। बोले सर हमारी एक हसरत थी बहुत दिनों से, 25-30 साल से, कि हमारे फंक्शन के आप चीफ गेस्ट हो, लेकिन अगर आपको बुलाते तो लोग आपको खा जाते, क्योंकि जहाँ मंत्री लोग, चेयरमैन लोग आया करते थे, वहां आप तो बहुत जूनियर अधिकारी थे। आप इस शहर में रखा है, इस शहर में कौन आएगा, इस शहर में तो आप ही सीनियर मोस्ट हैं।
इसलिए हमने पूरा फेडरेशन की मीटिंग इस शहर में रखी है कि उसकी अध्यक्षता आप करें। अच्छा। अब सोचिए कि इससे बड़ा प्रसाद क्या चाहिए जीवन भर के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। कि पूरा ऑल इंडिया फेडरेशन जो है वो कह रहा है कि हम आपके पीछे पीछे यहाँ तक आए हैं। गया मैं, से बातचीत हुई, उनको सब याद था कि केन कुट्टी को कलकत्ता से लेकर के इलाहाबाद तक का सबकी घटनाएं याद थी। सर आपने उस समय ये किया था, उस समय ये किया था, उस समय ये किया था, और आप कितनी बार आयरस एसोसिएशन के ऑफिस बेयरशिप से आपको इस्तीफा देना पड़ा, निकाले गए आप सिर्फ इसलिए कि आप उनके उसमें नहीं पढ़ते थे। वो सब नरत करते रहे। ये सब चीजें जो है जिनको मिली हैं वो स्वाद जानते हैं। यहाँ ये भी समझ में आता है कि वर्क लाइफ में शायद कदरदान मिल जाए, सिंसियर जो लोग हैं काम करने वाले, साहित्य क्षेत्र में कम होता है। एक चेयरमैन साहब थे, वो मेरे पीछे पड़े रहा करते थे, और वो पीछे पड़े रहने का कारण ये था कि उनको छोटे छोटे सुविधाएं लेने की आदत थी जो लोग दे दिया करते थे, वो उनके सर पे चढ़ जाते थे, वो बदतमीजी किया करते थे। तो एक लड़का था, वो तो मार के निकाला गया था कहीं से, फिर इनके पास आ गया, इनके पास रोब ढालता था कि मैं बहुत पावरफुल आदमी है, और छोटा मोटा किसी होटल का वो के स्विमिंग पूल में मुफ्त में तैरने की मेंबरशिप दिलवा दी, कहीं कोई किताबें का गिफ्ट दिलवा दिया, कहीं कुछ छोटे मोटे फेवर किया करता था। साहब को चेयरमैन बनना था, तिलक लगाते थे, वो मुझसे नाराज होने लगे। तो एक ने पूछा कि श्रीवास्तव से आपको क्या तकलीफ है, क्या उसको काम नहीं आता, वो काम नहीं करता, बेईमान है, क्या है? बोले नहीं, वो काम में बहुत कुशल है। उनका सेंटेंस था, ही नोज हिज जॉब बाय द बैक ऑफ हिज हैंड। उससे तकलीफ क्या है आपको? बोले अपने को पता नहीं क्या समझता है। अभी अपने को पता नहीं क्या समझता है एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें 6 जो है इनडेफिनिट्स हैं। हाँ, परिभाषित है। अब इसको मैं क्या समझाऊं? आपने नौकरी के दौरान साहित्यिक सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं अपने डिपार्टमेंट में बहुत की हैं, वो एक नेचुरल तरीके से मेरे पास आती थी, क्योंकि सारा मेनली तो स्टाफ के लोग हुआ करते थे इन्वॉल्व उसमें। एक खेल कूद में सोचिए कि 60-65 एक्टिविटीज मैं कराता था, नेशनल और स्टेट लेवल की। उसमें ज्यादातर स्टाफ के लोग होते थे, और वो काबू में ही लोगों के नहीं आते थे, पुलिस बुलानी पड़ती थी। एक मेरा था कि मेरे अकेले होने पर कभी भी कुछ दंगा फसाद नहीं होता था। अच्छा, इनकम टैक्स की टीम में आप वॉलीबॉल के तौर पे खेले थे, खिलाड़ी के तौर पे? नहीं, खिलाड़ी की नहीं, ऑर्गेनाइजर के तौर पे। ऑर्गेनाइजर। मैं ऑल इंडिया ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में जितने भी आते हैं जी, उसका एक कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल रेवेन्यू स्पोर्ट्स एंड कल्चरल बोर्ड। अच्छा। उसका मैं कन्वीनर था 20 साल तक। अच्छा। तो वो एक ऐसा काम था जिसके लिए कोई मुझे चैलेंज ही नहीं करता था। जो कुछ मैं करवाता था, कुछ मैं खुद इन्वॉल्व हो करता था, और जब कोई विषम परिस्थिति आती थी तो लोग पुलिस बुलाया करते थे, मैं अकेले ही काफी हुआ करता था। तो इसलिए वो अनिवार्य भी था मैं, और जहाँ कहीं झगड़ा हो जाता था वहां मुझे बुलाया जाता था। तो मैं यात्राएं भी करता रहता था, भाई फलानी जगह यूनियन और एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत झगड़ा हो गया है, जाता भी था। राष्ट्रीय स्तर की जो मीट्स होती थी स्पोर्ट्स की, वो अलग अलग जगह पे होती थी? हाँ। अच्छा। तो वो मुझको मिला वही जो अनिवार्य था, जिसके दिए बिना वो काम नहीं चल सकता। स्पोर्ट्स भी और लिटरेचर भी, बाय द वे। हाँ, जो डिनाई किया जा सकता था वो जरूर डिनाई किया गया। जितने रूल थे, एडवर्स किस्म के रूल्स जो एम्प्लॉयज को परेशान करते हैं, वो मेरे पर लगाए गए। यहाँ तक कि एक कॉमा फुल स्टॉप की गलती भी मेरी पकड़ी गई। 6 साल 8-8 10-10 अफसर लगे रहते थे एक कॉमा फुल स्टॉप की गलती पकड़ने में। वो वेस्टेज नहीं लगता था उनको, लेकिन उनको था किसी ढंग से इसको डाउन करना है।
कर पाए नहीं कर पाए वो उनका संतोष जाने, उनका अकाउंट जाने। मैं तो अभी भी रिटायर हुआ चला आया। साहित्यिक कार्यशालाएं भी आपने बहुत की हैं। हाँ, साहित्यिक कार्यशालाएं की, हिंदी, नाट्य अंग्रेजी। कार्यशालाएं की, ये क्या कहते हैं, नाटकों की कार्यशालाएं की, पेंटिंग्स की। इसमें बहुत दूर से चलता रहा। बड़े कवि, लेखक और कवि और कलाकार शामिल होते थे शायद। सभी लोग, बाहर के लोग और अंदर के लोग सब शामिल होते थे। जी जी। और बहुत ही रिच एक्सपीरियंस रहा 20-22 साल का। तो कुछ विभूतियों के नाम बताएं कि जिनका इस सिलसिले में आपके साथ। नहीं अब जैसे वो उड़ीसा में किया, तो उड़ीसा के आसपास के सीताकांत महापात्र और रमाकांत रथ और जो लोग भी बड़े बड़े लोग होते थे वो शामिल हुए। बम्बई में किया, अली सरदार जाफरी, नारायण सुर्वे, अच्छा। दिलीप चित्रे, रामोर सिंह, केदारनाथ सिंह, कृष्णा त्रिपाठी, भगवान सिंह, राजेंद्र यादव, ये लोग हिंदी वाले सब लोग आते थे। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट जगहों में होता रहा, मिलते रहे। और हमें तो कोई दिक्कत महसूस हुई नहीं। जी हम तो जो कुछ कर सकते थे करते रहे। जी जी। इनके ही हाथ तंग थे तो मैं क्या करूं। नहीं, वो तो है, रेयरली इस तरह से मिलते हैं लोग। और फिर प्रचार कार्य, गुट बनाना, अपना अपने बारे में लिखवाना, लिखना, तमाम झंझट है। जी। मेरे जीवन में झंझटें कम तो नहीं कि मैं और पालूं, ये सब करूं। एम्बिशन का झंझट पालना एक बड़ा भारी बोझ है, और उसको मैं जानता हूँ निभा ना पाता, इसलिए उससे दूर ही रहा। लेकिन एक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस क्रिएटिव काम आपने किया, संपादन का। हाँ, वो भी करते रहे। पहल का संपादन आपने, संपादन कभी सहयोग। मेरा चिंतन दिशा में रहे। जी। बाकी कथा देश में जो सहयोग कर सके करते रहे, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जब जो जो सहयोग कर सके करते रहे। और किसी इच्छा से नहीं कि वो कुछ मुझे देंगे। मेरा समय अच्छा बीत जाता था, ये मेरा रिवॉर्ड था। बहुत बढ़िया। और खेल कूद, साहित्य, बागवानी और स्टाफ वेलफेयर, नौकरी, काफी था ये सब हम व्यस्त रखने के लिए। दिमाग में शैतानी खुराफात न सूझे, इसके लिए इतनी एक्टिविटीज काफी थी। ये बागवानी का आपको बहुत ज्यादा शौक था, और मेरा ख्याल है हर जगह आप नहीं कर पाए होंगे क्योंकि। नहीं, बम्बई आने के बाद बंद हो गया, यहाँ तो संभव नहीं था। हाँ, छोटे मकान जगह ही उस नहीं। तरह। नहीं, मकान की छत पे भी संभव नहीं था यहाँ। जी। दिल्ली में तो मेरा मकान फर्स्ट फ्लोर पर था, तो छत इतनी बड़ी थी, अच्छा अच्छा। पूरा गार्डन था। दिल्ली में, कानपुर में, मेरठ में अच्छा। फूलों से भरा रहता था जीवन। बढ़िया। और उनमें से जितनी एक्टिविटीज मैं बता रहा हूँ, उनमें एक भी पकड़ लीजिए, वो आपको टोटली कंज्यूम करने के लिए काफी है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी टू द परफेक्शन यू ट्राइड ऑलवेज। बाकी नौकरी में जो लोग कहते हैं बड़ा प्रेशर रहता है, ये रहता है वो रहता है, मैंने प्रेशर वशर कभी महसूस किया नहीं। और शुरुआत में मेरठ में पोस्टिंग थी, तो ऑफिस का गार्डन था, और जो बॉस थे वो बहुत कीन थे गार्डन के बारे में, तो गुलाब बड़े अच्छे लगा रखे थे। अच्छा अच्छा। तो कहते थे भाई कोई तोड़े ना, और जो कोई गुलाब गलती से भी तोड़ ले उसको उस जमाने में 2 रुपया फाइन होता था। तो उसमें सुशीला रोहतगी थी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। अच्छा। वो आई और इनकम टैक्स गेस्ट हाउस में ठहरी, और सुबह सुबह गार्डन में टहल रही थी, एक गुलाब का फूल तोड़ लिया उन्होंने। चौकीदार ने आके मुझे बताया, मैंने 2 रुपए का उनको बिल भेज दिया। अच्छा। अब पीए का बुलावा आया कि क्या है, हमने कहा वो नियम है, जो कुछ कोई फूल तोड़ता है उसको 2 रुपए पे करना पड़ता है, तो वो मिनिस्टर साहब से पे करवा दीजिए। तो उनको पे करना पड़ा। बहुत नाराज हुए पीए साहब, देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो मैं होशियार हो गया। फिर पीए साहब जब जब संपर्क में आए, तब तक उनकी डायरी मेंटेन करता रहा कि उन्होंने ये कहा, ये कहा। और ऑफिशियली उसको कंफर्म करने के लिए एक दिन मैंने मिनिस्टर साहब को लिख के भेज दिया कि आपके पीएस ने ये 30 तारीख को ये कहा है, इसकी सूचना मैं अपने बॉसेस को लगातार देता रहा हूँ, अब इसको आप कंफर्म कर दीजिए। ये सब नौकरी से निकाल दिए गए। अच्छा। ऐसे
टेनिस एसोसिएशन का भी आप अध्यक्ष रहे थे? नहीं, TT एसोसिएशन, टेबल टेनिस का टेबल टेनिस, उपाध्यक्ष। टेबल टेनिस, हाँ उपाध्यक्ष। तो ऐसे ही मैंने जहां जहां रहा अपना काम। मैं चेस फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट था ऑल इंडिया। 4 साल तक मैं चेस का जनरल मैनेजर भी था विदेश जाने का। अच्छा। डिपार्टमेंट ने क्लियर नहीं किया कि हम आपका फाइल ही क्लियर नहीं करेंगे। अच्छा। मत करो, नहीं गए। एक बार चाइना जाना था, एक बार इंग्लैंड जाना था, एक बार जाना था ये हाँ 2 कंट्रीज में और था। मैं समय दिमाग उलझ रहा है। हाँ, उसमें काफी इठापटक होती होगी लोगों की, खींचतान। फाइल अंत तक फाइल ही क्लियर नहीं कर रहे हैं, नहीं गया। बाद में मिलते थे, हम सॉरी, हम तो आपको नहीं भेज पाए। हमने कहा न मैं दुखी हूँ न वो कंट्री वाले दुखी हैं जहाँ जाना था, आप क्यों परेशान है। बहुत से लोग तो रिटायरमेंट के पहले अच्छी तरह से विश्व भ्रमण कर ही लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। मेरे सिफारिश, मेरे दस्तखत से कम से कम 200 लोग तो विदेश गए ही होंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में रहा मैं बेसिकली। लेकिन मैं कभी नेपाल भी नहीं गया और न कभी इच्छा की। कोई शौक नहीं। और कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि मरने के बाद अगर दोबारा जन्म हुआ और ईश्वर ने पूछा कि कहाँ पैदा हो गए तो कहाँ बताएंगे, हर जगह तो आग लगी हुई है और देखी हुई भी नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि यही सब चीजें हैं। बहुत सारी घटनाएं हैं नौकरी के दौरान, मैंने अनंत घटनाएं हैं जिनका साहित्यकारों में तो कोई रुचि नहीं होगी, लेकिन एक अजीब मजेदार घटनाएं तमाम किस्म के। और ऐसे ऐसे डेयर डेविल काम किए हैं जिसमें और कोई होता तो नौकरी से निकाल दिया जाता कि ये ईश्वर की कृपा थी और एक इंटीग्रिटी की वो था कि लोगों ने उसको गलत ढंग से नहीं लिया। एक गैंग यूपी, ईस्टर्न यूपी का गैंग मेरे पीछे पड़ा था नौकरी वालों का। वो मेरे खिलाफ इंक्वायरी बैठाता रहता था। उनको 20 साल 25 साल कोशिश की, कोई गलती नहीं मिली। वो बेचारे फ्रस्ट्रेट होकर के निश्चित रूप से एक आध बच्चे हैं, बाकी खुदा को प्यारे हो गए। हम भी ऊपर जाएंगे तो मुलाकात होगी। नहीं, अब इंटीग्रिटी अगर परफेक्ट है तो लूपहोल अगर ना मिले तो कोई कुछ कर भी नहीं पाता है आमतौर पर। नहीं तो यही सब है जी। और बहुत सारी घटनाएं हैं, मैंने तो बार बार ऐसी घटित हुई हैं, जबकि 150 हजार 1,500 लोग, विप्लव की स्थिति आ गई है तो अकेले जाके मैं खड़ा हो जाता था कि भाई ये गलती मेरी है, लोग शांत हो जाते थे। कई बार ऐसा हुआ कि भाई बहुत खराब स्थिति आ रही है, अब जो है वो खून खराबा हो जाएगा, तो जाके मैं खड़ा हो जाता था, भाई ये मुझसे गलती हो गई, अब जो सजा देने दे दीजिए आप लोग। सब भाग जाते थे। थोड़ा आपको, हाँ बोलिए। एक हमारे सीनियर थे तिवारी जी, अब तो नहीं रहे, वो दिल्ली के चीफ हो गए। मैं उस समय मुंबई में कमिश्नर था, तो उनका फोन आया कि वीके क्या फार्मूला था तुम्हारा, यहाँ जब भी कोई समस्या आती है तुम्ही को लोग कोट करते हैं, शहरता होते तो ऐसे करते वैसे करते, तुमने क्या पिला रखा था इन लोगों। मैंने कहा कुछ नहीं। नहीं कुछ तो रहा होगा, पीछे पड़ गए। मैंने कहा साहब जवाब सुन के आपको कोई हल तो नहीं मिलेगा, आप नाराज जरूर हो जाएंगे। नहीं बताओ। हमने कहा तिवारी जी, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू जेन्युइननेस। उसके बाद वो जब तक जीवित रहे मुझसे उन्होंने बात नहीं की। तो ये जो आदमी का ईगो होता है कि अपने को सही सराहने, दूसरे को रिडिक्यूल करना, इसको मैंने बहुत देखा। बहुत लोग रहे और ईश्वर ने हमेशा रक्षा की। आपकी कृतियों के बारे में, हाँ बोलिए सर, प्लीज कुछ बोल रहे। तो इससे जीवन के बारे में कभी लिखना हो तो संभव है। ऐसे बातचीत में कोई कहे कि भाई पर्टिकुलरली उसी जगह पर क्या क्या हुआ, अदरवाइज जनरली अब तो करीब 20 साल हो रहे हैं रिटायरमेंट के, भूल गया कहीं नौकरी भी करता था। कृतियों के बारे में कुछ बात करें। 10-10 साल का गैप रहा आपकी कविता संग्रह में। वही यही एक तो रिपीट नहीं करना,
किसी विषय पर, किसी एस्पेक्ट पर अगर एक कविता लिखी है, वो वहाँ कुछ एक्सप्रेस हो गया है मेरे मन की बात, उसको दोबारा कहना ना कहना, इसलिए बहुत रेयर स्थितियाँ होती थी जब कुछ कविता लिखने की बात आती थी। अब तो मैं देख रहा हूँ कि अभी इराक पे बमबारी हुई, ईरान पे बमबारी हुई, कविताएं नहीं आई फेसबुक पे। मुझे लगा कि भाई एक आध दिन डिले होगा, नहीं शायद आ जाए, कल जब तक आ जाए। बमबारी हो जाएगी, कोई भरोसा नहीं है हाँ, कविताओं की। कल तक आ जाएगी। वो कुछ ना कुछ रोज आ जाता है और मैं पढ़ता रहता हूँ, वही वही बात पेर पेर के 1000 बार कहना। मैं एक बार कहने में मेरी नानी मरती है, लोग 1000 बार कहने में खुश रहते हैं। और वो कोई नया विचार, कोई नई बात, कोई नई ऑब्जर्वेशन, कोई नया सुझाव, कुछ नहीं। तो इस आधार पे जो आपके 3 संग्रह हैं, ये जो मैंने बनाए नहीं, एवजी में शब्द और कुछ भी तो नहीं कहा, हाँ, तो इसमें किसी कहन में किसी तरह का क्रमिक विकास आप देखते हैं? अब क्रमिक विकास तो यूं कहिए कि सच मैंने बनाए नहीं, मैंने अपने आसपास अपने संबंधों को देखा। जी। फिर एवजी में शब्द में मैं अब उन चीजों पर गया जो मेरे व्यक्तिगत दायरे से दूर समाज में फैली हुई थी, या वो एक तरह से व्यक्तिगत से होकर सामाजिक संबंधों पे गया। फिर तीसरे संग्रह में मैं फिर राजनीतिक परिदृश्य पे गया। अच्छा, राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय। वो ऐसे ही क्रमिक चलता रहा। जी। और एक चैप्टर के बाद जो स्ट्रक्चर मेरा होता था, वो जब तक टूट न जाए तब तक मैं दूसरी कविता उठाता नहीं था। और फिर कविता उठाने के बाद उसमें जो क्या कहना है एग्जैक्टली वही जब तक ना आ जाए, बाकी फालतू फेन नहीं होना चाहिए। कविताएं अब जो कंसाइज होती हैं और बहुत कम शब्दों में ही आप कहने की कोशिश करते हैं। कम ज्यादा की बात नहीं है, यथोचित शब्द, यथोचित, निश्चित, न कम न ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। ये कोशिश नहीं कि हम कम ही कर दें और कम कर दें और एब्स्ट्रैक्ट हो जाए तो फिर वो भी सही नहीं ऐसा है। कुछ नहीं। ठीक है। आदत शुरू से विद्यार्थी जीवन से आदत है अपनी बात सीधे सीधे कहो। बहुत ज्यादा उसमें एक, अब कुछ महान लेखक है, उनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो लगातार रिपीट होता है। वो बहुत महान लोग हैं, बहुत मशहूर लोग हैं, वो एक सेंटेंस को घुमा के फिरा के उसमें कुछ वैचित्र डाल करके सोचते हैं कि वो नई बात क्रिएट कर दी। एकेडमिक रिसर्च में ऐसा बहुत होता है। नाम नहीं लेना चाहता, बहुत पूज्य लोग हैं, लेकिन एक हल्दी की गांठ मिली हुई है, पंसारी बने बैठे हैं। सेंटेंस घुमा घुमा के एक ही सेंटेंस को सीधे तरीके से नहीं कहेंगे, उसमें अजीब वाकजाल क्रिएट करेंगे। पंसारी की दुकान में भी साइन बोर्ड का और इसका विज्ञापन का अपना महत्व तो होता ही है। हाँ, और फिर उनके बाकायदा गुट है, और जहाँ मतलब होता है वहाँ बड़े बहुत सतर्क हो जाते हैं। जहाँ नहीं मतलब होता है, देखते हैं कि हाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, वहाँ साधु संत सन्यासी बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और समाज में आज तक तो मैंने निगाह में कोई ऐसा आया नहीं जो सामाजिक प्राणी हो, साहित्यकार न हो, वो किसी साहित्यकार को ठेंगा भी मानता हो। बाकी प्राइमरी स्कूल से लेकर के बीए में तक कोर्स में जो कुछ कविताएं हो याद रह जाती हैं, तो याद रहने के नाम पर कभी कोई 2 लाइन कोई बोल देता होगा, आदत से नहीं, कुछ ऐसे ही बातचीत करने के लिए। तो हम लोग जो साहित्यिक बिरादरी है, अपने को महान घोषित किए हुए है, और अपने में ही क्या कहते हैं, वो कहावत है ना कि माई दिया गौनहर बापुर भजनिया। एक थोड़ा आश्चर्य होता है देख के कि साहित्यिक बिरादरी से थोड़े ज्यादा संवेदनशील और मानवीय होने की उम्मीद की जाती है आम आदमी की तुलना में, लेकिन देखता हूँ ऐसा कुछ है नहीं। गुटबाजी नहीं, बहुत है। वो और व्यक्तिगत स्तर पर बहुत ही फुहड़ है, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। ठीक। और टांग खींचने का काम, आलोचना भी करेंगे तो ईमानदार आलोचना नहीं रहेगी। आलोचना के नाम पर तो वही है, जैसे आजकल दूरदर्शन में चैनल्स आते हैं,
बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वैसा ही है पैनल डिस्कशन में जो होता है वही ये हाल आलोचना का है और वही हाल साहित्य का है। बिल्कुल सही बात। और ये बनने को कुछ भी अपने को 30 बार खां बनते रहे, कहीं हम्म, कोई दम दिखाई नहीं दे रहा। कितना दिन हुआ कोर्ट्स में ना होते हम्म, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पंत निराला महादेवी को लोग, इलाहाबाद के लोग जानते ही नहीं। कोर्ट्स में थे तो बचपन का जो हाई स्कूल इंटर तक जो होता है वो याद रह जाता है। नहीं ये बात सही है क्योंकि 12वीं के बाद जो लोग साहित्य में नहीं होते हैं या रुचि नहीं रखते हाँ हैं उनको उन्हीं के नाम याद रहते हैं जिनको बचपन में पढ़ा है, जैसे बस। प्रेमचंद को सब जानते हैं, निराला। और नंबर एक, और नंबर दो मैं बताऊं, हम्म, ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है तथाकथित, हम्म, नौकरी में मुझे ऐसे तमाम लोग मिले हम्म, जो जो ये मान बैठे थे कि आखिरी कवि वो हुआ था जिसको उन्होंने इंटर में पढ़ा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। उसके बाद कभी किसी ने कुछ लिखा ही नहीं। स्वाभाविक है, यहाँ समाज के स्तर पर साहित्य का कोई संस्कार है ही नहीं। और उनसे ये कहिए कि साहब आप थोड़ा पिछड़ गए हैं हम्म, इस मामले में, तो वो बुरा मान जाते थे। और हम्म, उनकी सीनियरिटी ऐसी होती थी कि हम्म, वो सैक्रोसैंक्ट होती थी। हम्म, अगर वो आपसे 2 दिन में सीनियर हैं या एक अच्छा, पोजीशन में सीनियर हैं, तो हम्म, उनकी बीवी आपकी बीवी से सीनियर है, उनका बच्चा आपके बच्चे से सीनियर है, उनका कुत्ता आपके कुत्ते से सीनियर है, उनकी गाड़ी आपकी गाड़ी से सीनियर है। अरे ये और बात है। ये लगातार चलता रहेगा। अब वो तो आप 2 साल कह रहे हैं, एक एक दिन का फर्क पड़ता है नहीं, प्रमोशन पर। आधे आधे नंबर का फर्क पड़ता है। जी। तो यही अच्छा, यही लिटरेचर में है, यही कलाओं में है कॉलेज सब। के समय की जब आप बात कर रहे थे तो भयंकर जातिवाद का माहौल रहा, आजकल भी है वो तो बिल्कुल, भारतीय समाज में जातिवाद कहाँ जातिवाद तो हिंदुस्तान से कब जाएगा ये तो है? किसी कल्पना करना लेकिन मुश्किल। एकेडमिक्स में इतना ज्यादा आज नहीं होगा शायद, जिस कहाँ तरह स्वीकार दूर करना पड़ गया। कभी। अब तो मैं एकेडमिक की दुनिया से दूर हूँ, हम्म, इसलिए बहुत ऑथेंटिक तरीके से कुछ नहीं कह सकता। जो लोग हैं वही बताएं। मेरा ख्याल है इतना ज्यादा नहीं। जहाँ जहाँ तक मैं देख रहा हूँ हम्म, खूब मजे का है, हम्म, खूब मजे का है। जी। जो मेरे समय स्टूडेंट लाइफ में जो था हम्म, उसका काफी विभत्स रूप अब सामने आ गया है। जी जी। नहीं तब तो मेरा ख्याल है तब तो चुनाव और गोलीबारी, छात्र संघ के चुनाव में ये सब बहुत था, हाँ, अभी बड़े आराम से तरह होता की चीजें अभी नहीं है, छात्र कॉलेज में हिंसा वगैरह भी आजकल कम है। हाँ ये है कि संस्कार उस समय अलग होते थे, इस समय अलग है। है। कुल मिलाकर जो समाज और देश है उसका जो परिदृश्य है, अगर आपके युवा जीवन से तुलना करें तो आज ज्यादा ठीक लगता है या कुछ डिग्रेडेशन आपको महसूस होता मुझे तो वैसा ही लगता है। है? अच्छा, हाँ। सिर्फ रूप बदल गया है समस्याओं जिसको जिसको एक कानूनी भाषा में मिटाटिस मुटेंडिस कहते हैं, का। कि अच्छा, परिस्थितियों के बदले के हिसाब से जैसा होना चाहिए जी जी। वही रोग परिस्थितियों के हिसाब से जिस स्वरूप में होना चाहिए वो हम्म, वैसे ही है। जी जी। तो वो बदला नहीं। जातिगत द्वेष, जातिगत भावनाएं, गुटबाजी, व्यक्तिगत स्वार्थ, हम्म, इसी सब का जो है बोलबाला है। बाकी साधु वेश में तो बहुत लोग दिख जाएंगे, अंदर अंदर कंबल के अंदर क्या करते हैं हम्म। ये देखना दुखद है। ये आपका उपन्यास जो है वजह बेगानगी नहीं मालूम, ये भी सांप्रदायिक और जाति विभेद पर ही आधारित उससे कम ज्यादा नहीं, उससे मैं तो यूं कहूंगा कि चीजें जहाँ हार्ट मतलब सेंटर ऑफ स्टेज जहाँ होती हैं है। हम्म, वहाँ झगड़े जरा कम साफ होते हैं। हम्म, उनको जरा हट करके, उनसे जरा सा दूर हट करके हिंटरलैंड से उनको एग्जामिन करिए तो बिल्कुल। वजह साफ साफ नजर आती है। तो मैं हिंटरलैंड से उस समस्या को देखने की कोशिश कर रहा था कि हम्म, बाबरी मस्जिद के बैकग्राउंड में। हम्म, तो उस समय का परिदृश्य था, एक एक जगह एक गांव ले लिया था, वो मेरा ननिहाल था, हम्म, बनारस जिले में। हम्म, तो वहाँ के हिसाब से देखता हुआ मैं उस चीज को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था। जो उपन्यास अभी चल रहा है उसमें हिंटरलैंड में एजुकेशन की, जातीयता की,
समस्याएं क्या होती हैं, नए नए आते पॉलिटिक्स की समस्याएं क्या होती हैं, उनको देखने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही मैंने एक दूरी बनाकर निरपेक्ष भाव से चीजों को देखना, ये मोटा मोटी मैंने पकड़ रखा था। बाकी ज्यादातर लोग तो डिटेल्स को ही वो मान लेते हैं, कथ्य मान लेते हैं। डिटेल्स में जाऊं तो मुझे कई वॉल्यूम लिखने पड़ेंगे अपने जीवन के बारे में, इस साल क्या घटना हुई, कैसे हुई, कैसे नहीं हुई। लेकिन किस लिए? मरने के बाद मुझे याद रखा जाए ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है, और ऐसा कोई बर्डन मैं पालना भी नहीं चाहता। मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए, वो सिजोफ्रेनिया के लक्षण है। नया उपन्यास आपका जो थोड़ा बाकी है, ये इसका विषय क्या है? मैं कंक्लूजन माइंड में नहीं ला पा रहा था कि भाई जातीयता पे खत्म होता है, राजनीतिक उस पे तो किस ढंग से उसको निभाया जाए, इसी पर अटका हुआ था। बाकी सोच रहा था कि आगे कुछ और लिखूं, उसकी भूमिका भी तैयार हो रही थी। हर आदमी, जैसे कहावत है कि हर आदमी के जीवन में उसका जीवन का एक उपन्यास तो होता ही है। अपने जीवन की घटनाएं ही मैं सिलसिलेवार ले लूं तो ही एक दो उपन्यास हो जाएंगे। लेकिन फिर सोचता हूँ इस मगजमारी से मेरा अपना क्या उद्धार होने वाला है, बाकी किसी का तो कुछ भी नहीं होने वाला है। एक सन्यासी ने मुझसे पूछा था कि कविता कहानी लिख करके क्या होता है, फायदा क्या मिलता क्या? तो मैं उनके सामने झूठ तो नहीं बोल सकता था। हमने कहा बस एक ही फायदा होता है, ये जो स्मृतियों के पिशाच होते हैं उनसे मुक्ति मिलने में थोड़ी आसानी। वो बात है, ये एक वेंट आउट हो जाती है चीजें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मृतियों के पिशाच से मुक्ति की थोड़ी सी ये तो है गुंजाइश होती है, इससे अलावा मुझे कोई फायदा दिखाई पड़ता नहीं। और न तो कोई सुधरा है आपके कहे से, न सुधरेगा, और न हमें अपने कहने का तरीका इसका कायदे से आता है। हिंदी में हो जाते हैं, ये बात है। हिंदी में तो कम से कम बिल्कुल नहीं। आर्ट्स का जो बर्डन है वो दिमाग में हमेशा लिंगर ये जो लोग बहुत ही मुद्रा बना के बड़े बड़े कविताएं बड़े झूम झूम के पढ़ते हैं, उनसे कहिए कभी सोचे हैं आखिर उन्होंने कहा क्या। एक ही बात लेकर के बार 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 बार। अब आजकल जो है मैंने ये भी ख्याल नहीं करते कि अगर हम एक ही बात रोज रोज दोहराते रहें तो हम खुद अविश्वसनीय होते जा रहे हैं। अगर आप रोज एक ही बात तरह तरह से रोज कहें तो वो अपने आप डाउट क्रिएट करते थे, भाई वो सही था कि ये सही है, कि ये सही है, कि आप सही है, कि आप गलत है। क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है उसमें, क्वालिटी नहीं, हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। आजकल प्राइम मिनिस्टर गरियाने का शुरू हो गया है तो रोज एक नई गाली इजाद कर लेते हैं। अब उससे क्या होती है, उससे प्राइम मिनिस्टर की उम्र बढ़ती है और कुछ नहीं होता, क्योंकि खुद अविश्वसनीय हुआ जा रहा है तरह तरह से बार बार। अगर आपकी इंटीग्रिटी करेक्ट होती, अब वो सोच विचार करके एक बात कहते हुए हमारी समझ में ये गलत है, ये सही है, आगे बढ़ते। राइट। अब उसी पर अटके हुए, अच्छा ये गाली दे ली, नहीं पेट भरा, दूसरी गाली दे ली, नहीं पेट भरा। अब ये जो विवरण है तरह तरह से बार बार करना, 10 दिशाओं से 10 कविताएं लिखी जगह पर लिख देना, तो ये मेरी समझ में नहीं आता है। और ये जो कहने वाला है, जो लिखने वाला है, वो उसको अविश्वसनीय बनाता है, उसका रहा मूल्य भी गायब कर देता है। लोग कहेंगे भाई तो रटता रहता है, एक बार आप एक चीज को 1000 बार बोलिए तो कहेंगे साला रोज यही क्यों बोलता रहता है, जरूर कुछ गड़बड़ है, सुनने बंद कर देते हैं। तो लोग अपने को ही दूर करते जा रहे हैं समाज से। बाकी तो आप जानते हैं कि अगर आप अध्यापक हैं, आप राजभाषा विभाग में हैं, आप पत्रकार हैं, आप पदेन कवि हैं, फिर तो आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी लिखिए, कविता ही कविता है। नहीं, हम अध्यापक तो हम भी हैं, लेकिन इंजीनियरिंग के होने की वजह से पदेन कवि नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बाकी तो ये सब भाई
बाकी जीवन की घटनाओं के बारे में अगर कभी लिखने का मन हुआ तो कुछ मोटा मोटी छांट करके, अगर ताकत रहा शरीर में तो लिखूंगा, और कुछ नहीं होगा तो कुछ समय कट जाएगा, कुछ पिशाचों से मुक्ति मिलेगी। अब बचपन में तो थोड़ा संघर्ष रहा आपके, लेकिन एकेडमिक अचीवमेंट आपने मेंटेन किए और एक सर्विस लाइफ भी आपकी अच्छी रही, और साहित्य भी आपने लिखा जितना लिखा मैं जा एक सेंटेंस को कह दूं, जी। जहां होता जैसा भी होता, मोटा मोटी ऐसा ही होता। नहीं, मतलब ये कहना मेरा यह है कि कुछ रह गया, आपको महसूस होता है? नहीं, कुछ कमी रह गई है? बहुत कुछ रह गया, बहुत कुछ रह गया। मेरा आध्यात्मिक पक्ष बहुत डेवलप नहीं हुआ। मैं उस पर आने वाला था, मैं अगला प्रश्न मेरा वही था। मुझे बहुत इत्तेफाक से बहुत ही अच्छे सन्यासी गुरु मिले थे, इसको कहते हैं कि सचमुच कतई ढोंग नहीं, कतई दिखावा नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा मार्गदर्शन था। बहुत सुलझे हुए आदमी थे, जिसको कहते हैं सिद्ध पुरुष थे। मैं नहीं उनका बहुत फायदा उठा पाया। एक छोटी किताब आपने जरूर लिखी है उन पर, वो तो एक बैठे बैठे मेमोयर के तौर पे। तो वो मैं पूछना चाहता था कि आध्यात्मिक पक्ष आपके स्वभाव का एक जरूरी पक्ष है। बहुत अच्छे संतों से मुलाकात हुई मेरी, जो कि सचमुच संत थे। मेरे गुरु जी थे ही, महर्षि रमन के शिष्य स्वामी बालानंद जी थे, उनसे बहुत अच्छी मुलाकात रही। ये ऋषिकेश के का जो आश्रम है मशहूर, उसमें स्वामी सदानंद जी, उनसे मुलाकात रही। बम्बई में आया था, पुरुषोत्तम दास जी से मुलाकात रही। आजकल मेरी मुलाकात जयपुर में स्वामी भुवनेश्वरानंद जी से होती है। बहुत ही सिद्ध, बहुत ही सुलझे हुए पुरुष है। कॉलेज के जमाने से ये रुझान रहा आपका, है ना? कॉलेज के जमाने से तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर था कि चिंतन में मैं कॉलेज के स्कूल के दिनों में मैं बुद्ध से बहुत प्रभावित था। अच्छा। और पिताजी बताते हैं कि 11 साल की उम्र तक मैं मोनोसिलेबस बोलता था जी। और सिर्फ सोचा करता था। और एक बड़ा अजीब विद्रोही स्वभाव था। एक मंदिर के ओनर व्यापारी ने शाम के धुधलके में पूछ लिया था कौन जात हो, तो मैंने 4 दिन तक खाना नहीं खाया था। और कस्बे के दरोगा ने उस सेठ जी को पकड़ करके माफी मंगवाई मेरे सामने, तब जाके मैंने मुंह खोला खाना खाने के लिए। और 11 वर्ष की उम्र तक मैंने पानी नहीं पिया था, लिक्विड के नाम पर सिर्फ दूध पीता था। तो एक अजीब जीवन था, जिसमें कि मैं अपने उहापोह में, अपनी समस्याओं में उलझा रहता था। पिताजी पूछते भी थे जब किन चीजों में उलझे रहते हो, कभी कभी उनसे सवाल भी पूछता था, लेकिन बुद्ध के जीवन से बहुत प्रभावित था मैं। तो धीरे धीरे लगा कि मुझे इस ओर काम करना चाहिए। फिर BA MA में बुद्धिज्म में पेपर हुआ करता था, काफी कुछ उसमें पढ़ने की कोशिश की। ले दे करके जब दिशा मिलनी चाहिए थी तो मैं जीवन के झंझटों में उलझ गया। नहीं, वो समय गुजर जाता है फिर। जब आध्यात्मिक काम करना चाहिए था, तब जो है साहित्यिक दुनिया की पचड़े में पड़ गया। ये बात है कि साहित्य और आध्यात्म में उतना मेल नहीं है एक्चुअली। और एक छोटा सा घटना बताऊं। एक IAS थे विनोद चंद पांडे। वो जब गवर्नर थे शायद बिहार के या झारखंड के, तो उनसे मिलने कमलाकांत द्विवेदी कस्टम बोर्ड के चेयरमैन, कविताएं लिखते थे वो, और ये विनोद चंद पांडे भी कविताएं लिखते थे। उनकी किताबें देखी थी। बोले चलो, मुझसे कहा विनोद चलो मिल करके आते हैं, उनका भी नाम विनोद है, तुमसे परिचय करवाएंगे। तो गए तो उन्होंने कहा कि इनको तो मैं पहचानता हूँ, ये TT कराते रहते हैं। तो मैं चुपचाप बैठा रहा, बहुत वरिष्ठ थे मुझसे। तो उन्होंने कहा, उनसे पूछा कमलाकांत द्विवेदी से, कमलाकांत आजकल क्या कर रहे हो?
उन्होंने बताया कितनी किताबें निकल रही हैं, तो बड़े मासूमियत से पूछा उन्होंने, कमलाकांत अभी तुम कविता वविता में ही उलझे हुए हो, अच्छा आगे की यात्रा ही तुम्हारी नहीं हो रही है, अच्छा अच्छा। अभी भी तुम कविता वविता में ही उलझे हुए हो। मैं घर आके सोचता रहा कि कविता वविता का रहस्य मेरे ऊपर क्यों नहीं जल्दी खुल गया कि मैं कुछ आगे की यात्रा करता हूँ। तो वो एक मोटे मोटे तौर पर देखें तो साहित्य रचना या साहित्य साधना में सांसारिक हो जाना पड़ता है, और आध्यात्मिक साधना में थोड़ा सा संसार से ऊपर उठना पड़ता है, ये तो है। लेकिन फिर भी जो आध्यात्मिक पक्ष है मनुष्य के जीवन का, अगर उसको नर्चर किया जाए एक हद तक कम से कम, तो वो सामाजिक जीवन में और वर्क लाइफ में भी वो काफी काम आता है। जी मैं एक बात बताऊं, बड़ी बात हो सकता है क्लेम 100% खरा न उतरे, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जब जैसी परिस्थितियां थी उसमें जो बेस्ट किया जाना चाहिए था मैंने किया। बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ी और बात। एक सेंटेंस और, नो रिग्रेट्स। कुछ और कर सकता था, वो रिग्रेट नहीं है, वो तो एक पॉसिबिलिटी की बात है, लेकिन कोई पछतावा नहीं। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ, जहां होता, जैसे जिन परिस्थितियों में होता, ऐसा ही होता जैसा जीवन जिया। ये भी एक उपलब्धि है, क्योंकि पछतावा इसलिए नहीं है कि जागरूक जीवन आपने जिया। कई बार ये होता है कि वन इज नॉट अटेंटिव, नहीं, मैं और समय गुजर जाता है, ये होता है। वो इसलिए फिर कह रहा कि मैं बहुत अफसोस किसी चीज का नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों को अफसोस होता है, अटेंटिव नहीं रहते हैं, उनको फिर थोड़ा होता है। ये भी एक उपलब्धि कहेंगे या संतोषप्रद बात है। कुछ भी कहिए। तो और देखिए, घटनाओं के बारे में, जीवन के बारे में डिटेल्स में अगर लिख सका तो लिखूंगा, नहीं तो नहीं। बिल्कुल, आप लिखते रहें। ये उपन्यास तो फिलहाल पूरा कर ही लें जो चल रहा है। ठीक है। और आपका जो बृहद अनुभव है, मल्टी डिमेंशनल जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, तो कुछ कहना चाहेंगे जूनियर्स के लिए? जूनियर सीनियर का कोई नहीं, जूनियर तो कोई होता, जूनियर तो कोई होता नहीं। गलती कभी कभी हो जाती है मुझसे। एक बहुत ही महान कवि हैं बिहार के, बहुत ही तेजोमय व्यक्तित्व है उनका। एक दिन मेरे कमरे में आए, बातचीत कविता के स्ट्रक्चर पे चलने लगी। मैंने बताया कि भाई ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। मैं कविताओं के वर्कशॉप लिया करता था। अब साहब उनको चोट लग गई, लोग गए नीचे, मेरे सीनियर से बर्नवाल, उनसे बोले कि वो तो पागल हो गया, वो मुझको कविता लिखना सिखा रहा था। अच्छा। तो वो तो 25 साल 30 साल कम उम्र के आदमी थे मुझसे। जब उनको मेरा कविता के स्ट्रक्चर पर बातचीत करना खल गया, तो कविता में या साहित्य में जूनियर क्या होता है? भाई सभी दादा हैं, सभी महान हैं। उनकी महानता को प्रणाम कर सकता हूँ, बाकी वो कोई सलाह नहीं दे सकता। तो अब इससे ये समझ में आ रहा है कि आपका संदेश ये है सबके लिए कि संदेश न दिया जाए किसी प्रकार का। नहीं, संदेश का मतलब नहीं, सब महान लोग हैं, संयोग से महान लोग इकट्ठा हो गए हैं, और ये विश्व की एक प्रक्रिया होती है जिसमें महान लोग होते हैं, आते हैं, देश का निर्माण करते हैं। देश का निर्माण हो रहा है, समाज का भी हो जाए थोड़ा तो अच्छा रहे, हो जाएगा। मनुष्य का भी हो जाए। मेरे किए का कुछ नहीं है। नहीं, आप कर चुके, आप तो जो आपका योगदान होना था काफी हो चुका है। मैं तो साहित्यिक खलीफाओं के देश में एक पूरा नागरिक भी नहीं हो पाया। कोई एलिजिबिलिटी का कोई वेल डिफाइंड कोई क्राइटेरिया भी नहीं, कोई फॉर्म भी नहीं है नहीं, जिसको भर दिया जाए? उसके लिए बहुत सारे गुण चाहिए, बहुत सारा ढोल बाजा चाहिए, बहुत सारा वो चाहिए। और हिंदी में तो कुछ और शर्तें भी हैं कि आप है वो फटेहाल दिखने चाहिए, गरीबी का रोना रोए। आपको याद होगा कि शुरू शुरू में आता था कि फलाने की जीवनी पर कविता पोर्शन आता था, कवि के बारे में लिखिए। वो आता था कवि का जन्म जो है एक भी बहुत ही साधारण कृषक परिवार में हुआ, गरीब परिवार में। गरीबी जो थी वो क्वालिफिकेशन थी कवि की।
तो गरीब तो मैं था, लेकिन इतना गरीब नहीं था कि लोगों की सिंपैथी मुझे मिलती। तो और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस काफी है, क्या कहना था, यही नहीं, बातचीत अच्छी अच्छी बात हुई ये बढ़िया, आपसे काफी। बातचीत हो गई बस। तो आपने कहा था बातचीत करेंगे, तो बातचीत हो गई। बाकी बताया, आपसे कभी लिख सकूंगा तो लिखूंगा, नहीं लिख सकूंगा तो कोई बात नहीं। कोई वायदा नहीं है, कोई पछतावा नहीं, कोई कुछ नहीं। एक अच्छी एक धरोहर के रूप में ये संग्रहित रहेगा यूट्यूब पर, और लोग कभी भी देख पाएंगे। और ये पहला अंक है, और इतनी अच्छी तरह से संपन्न हो गया, इसकी खुशी भी है, संतोष भी है। और आप सर स्वस्थ रहें, सानंद रहें, और लिखते रहें, रचनाशील रहें, बस यही शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत 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 आभार, बहुत बहुत आभार। 1.5 घंटा आपने, ये एक तरह से एक दर्शन वाली भी बात है आपकी उम्र में। चलिए, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।